Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing great. अगर आप किसी पर्सन के साथ किसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हो या किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए बन जाता है कंसेंट। आपको अपने पार्टनर का कंसेंट लेना सबसे ज़्यादा मस्ट है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और डज नॉट मैटर आपका रिलेशन एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हो, आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ हो, या आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ किसी सेक्सुअल वर्कर के साथ कर रहे हो, आपको कंसेंट लेना सबसे पहला फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर आप कंसेंट नहीं लेते और अपने आप को फोर्स करते हो किसी पर्सन पे, तो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 के अंडर इट कॉन्स्टिट्यूट फॉर रेप और आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है इस क्राइम के लिए, क्योंकि रेप एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है इंडियन पिनल कोड के अंदर। पर क्या सेक्शन 375 के अंदर कोई एक्सेप्शन भी है? बिल्कुल, उसकी एक एक्सेप्शन है जिसका नाम क्या है, मैरिटल रेप। आखिर ये मैरिटल रेप होता क्या है, इसकी कोई रेमेडी है या नहीं है, और इस समय कंटेम्प्रेरी इसकी डेवलपमेंट क्या चल रही है, और अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो क्या नियर फ्यूचर में इसे क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जा सकता है, इन सभी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अगर आप किसी पर्सन के साथ फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हो, आप उसे फोर्स करते हो फॉर सेक्सुअल फेवर्स, तो अंडर सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड आपको पिनलाइज किया जा सकता है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जो रेप है उससे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है इंडिया में। पर सेक्शन 375 की दो एक्सेप्शंस भी हैं, और वो दो एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ मेडिकल प्रोसीजर एंड इंटरवेंशन। अगर आपका कोई मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है और उसमें पेनिट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फॉर रेप। और साथ ही साथ मैरिटल रेप। मैरिटल रेप होता है क्या? मैरिटल रेप होता है कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड अगर वाइफ का कंसेंट नहीं लेता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रोवाइडेड दैट शी इज़ नॉट अंडर 18, अगर वो 18 ईयर्स से एज उसकी कम नहीं है और उनकी शादी हो चुकी है, तो हस्बैंड को कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन दो कि अगर उसको वाइफ का कंसेंट नहीं मिला है तो हस्बैंड उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, और ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा फॉर रेप अंडर सेक्शन 375, क्योंकि उसकी एक्सेप्शन में आता है। और आप देख सकते हैं कि एक पर्सन के साथ इतना हीनस क्राइम हो रहा है, उसकी परमिशन के बिना उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया जा रहा है, और वो पर्सन किसी लीगल मेजर के थ्रू केस भी नहीं कर सकता। तो ये कितनी बुरी कंडीशन हो सकती है। और इसी बात में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन हेयरिंग बेंच बनाएंगे और इस टॉपिक के बारे में हमने वहाँ पे क्या करना है, फुल ब्लोन डिस्कशन करनी है। उस समय देखेंगे हम कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। और देखिए, जो इस केस का रिजल्ट आएगा, जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होती जाएंगी, उसका सिर्फ लीगल रेमिफिकेशन नहीं होने वाली है। इस सेक्शन के चेंज होने से सिर्फ लीगल चेंजेस नहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ एक्सेप्शंस चेंज की जा रही हैं या कुछ सेक्शन चेंज किए जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड के। इससे एक वाइड स्प्रेड सोशल इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी वाइफ होंगी जिनको डे टू डे बेसिस में इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और अगर वो लीगल मेजर्स ले सके अपने हस्बैंड के खिलाफ इस केस में, तो कितना ज़्यादा चेंज आएगा। और ऑल इंडियन डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन और एक रेप विक्टिम ने क्या किया, पिटीशन की है, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया कि आपको जो सेक्शन 375 की एक्सेप्शन है उसे रिमूव करना चाहिए और उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाना चाहिए। क्योंकि कितनी ज़्यादा वुमेंस को डे टू डे बेसिस में इतनी ज़्यादा मेंटल एगनी फेस करनी पड़ती है, और वो इसके बारे में किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपको जब आपका लीगल सिस्टम ही हेल्प नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो आप किसके पास जाके हेल्प मांग सकते हो? आप इसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हो, आपको कोई लीगल मेजर्स नहीं मिल सकते, आपको कोई हेल्प नहीं मिल सकती है। और जो एक दूसरे एनजीओ जिसका नाम है मैन वेलफेयर ट्रस्ट, उन्होंने अपोज केस पिटीशन को और कहा है कि देखिए, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते नॉन मैरिटल रिलेशन में। इन केस अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या लिविंग रिलेशन में रह रहे हो, आप उस केस में जो इंटरकोर्स आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हस्बैंड वाइफ के बीच के, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो ये रिलेशन है उसे काफ़ी सैक्रेड माना जाता है। और आप देख सकते हो कि जो हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशन है वो किसके थ्रू आया है, वो एक मैरिज के थ्रू आया, एक मैरिज इंस्टीट्यूशन के थ्रू आया है। और हस्बैंड और वाइफ को पता था कि वो किस चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हैं, और आप इसलिए कंसेंट को दूर नहीं कर सकते हो, डाइवोर्स नहीं करा सकते हो फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज, क्योंकि जब आपने मैरिज की थी तब आपको उस समय कंसेंट मिल चुका था इन एक्टिविटीज़ के लिए। और इतना ही नहीं, 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दें तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पूरा का पूरा मैरिज इंस्टीट्यूशन डिस्टेबलाइज हो सकता है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं कोर्ट में, हो सकता है डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और एट द सेम टाइम हो सकता है कि इट कैन बिकम अ पोटेंशियल टूल फॉर हरासिंग द हस्बैंड, क्योंकि कुछ वाइफ क्या कर सकती हैं, इस सेक्शन को एज अ वेपन बना सकती हैं टू हरास हस्बैंड। पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछने की बात है कि ये जो एक्सेप्शन आई है अंडर सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड, इसका जेनेसिस कहाँ से हुआ है?
कि मैरिटल रेप जो है वो रेप ऐसा कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। देखिए 1860 में जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे उस समय इंडियन पिनल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया था और उसी समय ये सेक्शन डाली गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए जो मैरिटल रेप है उसे रेप कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा इफ़ द गर्ल एज इज़ ओवर 10 ईयर। अगर उस समय क्या बोला जाता कि अगर एक लड़की की एज 10 साल से ऊपर है और अगर वो लड़की कंसेंट नहीं दे रही अपने हस्बैंड को, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फॉर रेप। और साथ ही साथ 1940 में इस एज को जो 10 ईयर की एज थी उसको बढ़ा के 15 ईयर कर दिया गया और रिसेंटली 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एज को बढ़ा के क्या कर दिया 18 ईयर कर दिया गया। और देखिए सिर्फ एज बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि वो कह रहे हैं कि मैरिटल रेप को हम क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे और एक हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। अभी भी बात कोई कंसेंट की नहीं आ रही है। अगर अभी भी हस्बैंड क्या कर रहा है विदाउट कंसेंट अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करना चाहता है या किसी सेक्सुअल कॉन्डक्ट में इंडल्ज होना चाहता है तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस स्टार्ट नहीं हो सकता। बट रिसेंटली 2 हाई कोर्ट्स में जजमेंट्स आई हैं जिसकी वजह से जो मैरिटल रेप का टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है। और वो 2 हाई कोर्ट कौन से? फर्स्ट वन इज कर्नाटका हाई कोर्ट। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा? कर्नाटका हाई कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए अ मैन इज़ अ मैन एंड एक्ट इज़ एन एक्ट और रेप इज़ अ रेप, डज नॉट मैटर उसे परफॉर्म कौन कर रहा है, इवन दो कि वो पर्सन जो है वो हस्बैंड है और जो औरत है वो कौन है, वाइफ है। आपको फिर भी वुमेन को एक चांस देना चाहिए, वो क्या कर सकें कोर्ट में आके एक लीगल प्रोसीडिंग कर सकें अपने हस्बैंड के खिलाफ। एंड द अक्यूज शुड ट्राई रिगार्डलेस ऑफ द इम्यूनिटी इन द इंडियन पीनल कोड। डज नॉट मैटर कि इंडियन पीनल कोड में उसे एक ऑफेंस माना जाता है या नहीं माना जाता है, आपको फिर भी क्या करना चाहिए, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर हस्बैंड गिल्टी फाउंड होता है तो आपको उसको सजा भी देनी चाहिए। इवन दो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने रेफर किया जस्टिस जीएस वर्मा की कमेटी। देखिए जस्टिस जीएस वर्मा की कमेटी कब आई थी? 2013 में। और आफ्टर 2012 के एक हीनस क्राइम होता है जिसे हम कहते हैं निर्भया गैंग रेप। और उस समय क्या होता है, एक कमेटी रखी गई थी जिसका नाम क्या था, जीएस वर्मा कमेटी। और उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कुछ। और उनकी रिकमेंडेशन क्या थी कि हमें रिमूव कर देना चाहिए उन एक्सेप्शंस को जो सेक्शन 375 के अंदर कहती हैं कि जो मैरिटल रेप है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। क्योंकि ये कि वैलिड ग्राउंड नहीं है, एक वैलिड डिफेंस नहीं है कि आप ये कह दें कि एक पर्सन जिसने सेक्सुअल वायलेशन किया, एक सेक्सुअल रेप किया किसी के साथ और वो पर्सन सिर्फ उसका रिलेशन में, तो हम क्या कह दें कि वो एक ऑफेंस नहीं है। ये बहुत एक घटिया किस्म का डिफेंस होगा। और जो दूसरी तरफ डिवीजन बैंक ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने एक स्प्लिट डिसीजन दिया है क्योंकि वहाँ पे 2 जज क्या कर रहे थे, उनका बेंच बैठा हुआ था, वो डिसीजन दे रहे थे और दोनों का डिसीजन काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिफर कर रहा है। क्योंकि जो जस्टिस राजीव शकीदेर थे जो इस बेंच को हेडिड कर रहे थे, उनका डिसीजन सेम था। वो भी चाहते थे क्या हो कि जो सेक्शन 375 की एक्सेप्शंस हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देना चाहिए इंडियन पीनल कोड से। और दूसरी तरफ जो एसोसिएट जज थे जिनका नाम था जस्टिस हरिशंकर, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस प्ली को और कहा कि जो मैरिटल रेप है उसे क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। देखिए क्रिमिनलाइज हमारे द्वारा नहीं करना चाहिए। अगर इसे क्रिमिनलाइज किया जाता है तो किसके थ्रू होना चाहिए? वो लेजिस्लेचर के थ्रू होना चाहिए, वो पार्लियामेंट के वो थ्रू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सिर्फ लीगल मैटर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम एक सेक्शन को चेंज कर रहे हैं इंडियन पिनल कोड की। इसके इम्प्लीकेशन सोसाइटी में देखे जा सकते हैं, कल्चर में देखे जा सकते हैं और फिर उसके बाद आती है किसकी, लीगल एस्पेक्ट की। हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हमें क्रिमिनलाइज करना चाहिए मैरिटल रेप को या नहीं। पर जो डिफरेंस इन ओपिनियन आ रहे हैं जजेस के बीच में, आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए अगर एक वुमेन जो कि एक वाइफ है वो क्या करती है, अपने हस्बैंड पे चार्जेस लगाती है कि इस पर्सन ने मेरे साथ सेक्सुअली मिसकंडक्ट किया, मुझे फोर्सफुली मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसके एविडेंस इकट्ठा करने में। देखिए हमें पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हमें इस चीज़ में भी ध्यान रखना है कि जो स्टेट का कंसर्न है मैरिज इंस्टीट्यूट को सेफगार्ड करने का, क्या वो वैलिड भी है या नहीं है। और साथ में क्या कोई एक ऐसा लॉ है जो मैरिड वुमेन को सेक्सुअल वायलेंस से प्रोटेक्ट करता हो। हमें इन सभी फैक्टर को ध्यान में रख के कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा और हो सकता है कि उसके लिए हमें 3 जजेस बेंच की ज़रूरत पड़े या किसी लार्जर बेंच की ज़रूरत पड़े इस डिसीजन को लेने में। और सेंटर ने एक एडिशनल एफिडेविट भी क्या किया हुआ है, फाइल किया हुआ है और उन्हें कहा कि देखिए हम हाई कोर्ट की सिर्फ उस समय हेल्प कर सकेंगे जब हम सारे के सारे स्टेक होल्डर को कंसल्ट कर सकें, क्योंकि विदाउट कंसल्टेशन हम हाई कोर्ट की कोई हेल्प नहीं कर सकते। और इस कंसल्टेशन प्रोसेस में अगर कोई एक सेक्शन को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं और हम क्या कर लें उसके बाद कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर डिसीजन ले लें तो उस सेक्शन के साथ हो सकता है इनजस्टिस हो। क्योंकि हमें हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देखना पड़ेगा। हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि अगर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे का नुकसान हो जाए। हमें देखना पड़ेगा दोनों सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जस्टिस मिले।
और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था 2005 में, उसमें भी जो बात की गई थी मैरिटल रेप की इन लिव इन रिलेशन या मैरिज रिलेशन में, उसमें भी उन्होंने क्या किया था, सिविल रेमेडी प्रोवाइड की गई थी। वहाँ पे भी इसे एज अ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बताया गया था। देखिए इंडिया में देयर इज़ नो वे फॉर मैरिटल रेप विक्टिम टू इनिशिएट एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द परपिट्रेटर। अगर आप मैरिड पर्सन हो तो आप क्या कर सकते हो, सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते अगेंस्ट द परपिट्रेटर। देखिए ये फर्स्ट टाइम नहीं चल रहा है कि इंडिया में इस टॉपिक के बारे में बात चल रही हो। 2015 में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, जिनका नाम था हीराबाई चौधरी, उन्होंने इस आइडिया को डिसमिस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंट्री में मैरिज को क्या माना जाता है, सैक्रेड माना जाता है। इसको डिविनिटी के साथ कंपेयर किया जा सकता है, इसलिए हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते मैरिटल अफेयर को, क्योंकि जो रिलेशन है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हम उसे बहुत ज़्यादा सैक्रेड मानते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि एक हस्बैंड कभी अपनी वाइफ को फोर्स नहीं कर सकता। और लास्ट में हम देखते हैं कि मैरिटल रेप को कैसे ट्रीट किया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देखिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल, और अकॉर्डिंग टू एम्नेस्टी इंटरनेशनल 185 कंट्रीज़ में से 77 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने क्रिमिनलाइज किया हुआ है मैरिटल रेप को थ्रू लेजिस्लेशन। उन्होंने स्पेसिफिकली लॉ बनाए हुए हैं कि अगर आपके ऊपर मैरिटल रेप के चार्जेस आते हैं तो आपको सज़ा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। और बाकी जो 108 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लॉ नहीं बनाए गए हुए मैरिटल रेप के खिलाफ। और जो 74 कंट्रीज़ हैं आउट ऑफ 108 वो अलो करती हैं अपनी वुमेन को कि आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो अगेंस्ट योर हस्बैंड। और जो बाकी बची हुई 34 कंट्री हैं आउट ऑफ 185 वो ऐसा लीगल मेजर्स कोई प्रोवाइड नहीं करती हैं। और जो 10 कंट्रीज़ हैं नेमली गाना, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेसोटो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, ये एक्सप्रेसली शो कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, मैरिटल रेप कर सकते हो ऑफ अ वुमेन और अ गर्ल बाय हर हस्बैंड। क्योंकि हमारे इंडियन पिनल कोड में सामने उन्होंने क्या दिया हुआ है, एक्सेप्शंस दिए हैं कि आप क्या कर सकते हो कि अगर गर्ल एट लीस्ट 18 ईयर की है तो आपको उसकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है बाय द हस्बैंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप एक्सप्लिसिटली शो कर रहे हो कि आप मैरिटल रेप के खिलाफ यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले सकते हो। और एट द सेम टाइम डजन कंट्रीज ऐसी भी हैं जो अलो करती हैं रेपिस्ट को कि अगर आपको क्या करनी है, सज़ा से बचना है, आपको प्रोसिक्यूशन से बचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विक्टिम से शादी करनी पड़ेगी, जो बहुत काइंड ऑफ सिक मेंटालिटी है। तो इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो मिड अक्टूबर से शुरू होंगी। तो हो सकता है कि मे बी जो ये एक्सेप्शन है उनको स्टक डाउन किया जा सके। और उसके बाद क्या होगा, अगर उसे स्टक डाउन किया जा रहा है तो इंडिया में हो सकता है उसे क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाए मैरिटल रेप को। अगर ऐसा हो गया तो एक वुमेन जो कि वाइफ है वो अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर सकती है, इन केस अगर हस्बैंड क्या कर रहा है, अपनी बीवी से कंसेंट नहीं ले रहा है बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम।